भाग सहज कहाँ किसका खिलता है, कब मोती तट पर मिलता है। भाग सहज कहाँ किसका खिलता है, कब मोती तट पर मिलता है। अरे जीत का अपना ढंग रहा है, जीत का अपना ढंग रहा है, सदैव मुश्किल के संग रहा है, सदैव मुश्किल के ही संग रहा है। दोस्त स्वागत है आपका, स्वागत है दोस्त अच्छलक्ष्य के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जीडी की हम लोग मॉडल पेपर कर रहे हैं और ये जीडी का मॉडल पेपर नंबर 13 यानी ये पेपर नंबर 13 है। जीडी के 12 मॉडल पेपर हम लोग कर चुके हैं और ये मॉडल पेपर नंबर 12 करेंगे। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे रहे होंगे। आज अपना और अपनों का खूब ख्याल रखे होंगे। 2 दिन मैं आप लोगों को क्लास नहीं दे पाया, इसके लिए मैं आपके अपने हृदय के गहराइयों से क्षमा प्रार्थी हूँ। चल ठीक है, बस आप ही लोग के लिए मैं कुछ करने में लगा हुआ था जिनमें लगातार असफलताएं मिली। मैं करने का प्रयास कर रहा था पर वो सही ढंग से हो नहीं पा रहा है। लाइव आने का मैं प्रयास कर रहा था तो अभी कुछ टेक्निकल इशू के कारण मैं आ नहीं पाया। चलिए ठीक है, लेकिन मैं उसमें कोशिश में लगा हुआ हूं। तब तक मैं आपको आपकी जीडी का मॉडल पेपर करा रहा हूं। नए साल में आपको 1 तारीख से वर्ल्ड ज्योग्राफी की कल संडे है तो आपको 2 तारीख या 3 तारीख, नए साल में आपको 2 या 3 तारीख से वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास की वीडियो आपको मिलने लगेगी और आप बाकायदा उसको पढ़िए। पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी 7 कॉन्टिनेंट में आपको पढ़ा दूंगा। अगर आप एड्रेस लेकर बैठेंगे तो बहुत अच्छा है, वरना मैं आपको बाकायदा पूरे मैप पर वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा दूंगा। मैं आपको पूरी मैप समझाने वाला हूं। जब भी आप क्लास देखिएगा, अपने क्लास को आप क्या काम कीजिएगा, लाइव देख आप क्या काम कीजिएगा, एड्रेस लेकर बैठिएगा। हालांकि यहाँ बोर्ड है तो हम लोग डिजिटल बोर्ड पर उस समस्या को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। चलिए दोस्त अपने पेपर पर आते हैं और सवाल देखते हैं। आज का सवाल नंबर फर्स्ट कह रहा है कि गुप्त वंश की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी। तो बेटा आप सब जानते हैं गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे। तो अगर आप जानते होंगे तो कौन थे, श्रीगुप्त थे। श्रीगुप्त ये 240 से 280 तक के आसपास रहते हैं श्रीगुप्त, और ये जो श्रीगुप्त हैं यही गुप्त वंश के क्या हैं, संस्थापक हैं। श्रीगुप्त गुप्त वंश के क्या हैं, ये संस्थापक हैं दोस्त। श्रीगुप्त गुप्त वंश के क्या हैं, संस्थापक है श्रीगुप्त। और श्रीगुप्त के बाद एक व्यक्ति आएंगे घटोत्कच, घटोत्कच ये भाई साहब आएंगे श्रीगुप्त के बाद। और इनके बाद आपको याद रखना है क्या, चंद्रगुप्त प्रथम। और इस फिर कुछ और शासक बीच में आएंगे जिनको हम लोग जब इतिहास पढ़ेंगे विष्णुगुप्त, याद रखना आप विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त जो हैं ये विष्णुगुप्त जो हैं ये गुप्त वंश के अंतिम शासक हैं। विष्णुगुप्त जो हैं ये गुप्त वंश के अंतिम शासक हैं और जो श्रीगुप्त हैं ये गुप्त वंश के संस्थापक हैं। बीच में एक शासक आएंगे जिनका नाम क्या होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, और चंद्रगुप्त द्वितीय की एक बेटी होगी जिसका नाम होगा क्या, प्रभावती। चंद्रगुप्त द्वितीय की एक बेटी होगी जिसका नाम होगा प्रभावती। प्रभावती का विवाह होता है एक शासक के साथ जिसका नाम है रुद्रसेन। क्या नाम है उनका, रुद्रसेन के साथ शादी होता है। वकाटकोच के राजा थे कौन, ये थे कौन, ये रुद्रसेन। और इन्हीं की ये वाइफ थी कौन, प्रभावती। तो गुप्त वंश को भारत में स्वर्णिम काल भी कहा जाता है। इस काल को स्वर्णिम काल भी कहा जाता है। हालांकि इस पर कुछ इतिहासकारों ने बेटा टिप्पणी भी किया हुआ है कि क्या सच में गुप्त काल स्वर्णिम काल कहा जा सकता था। आपको एक बात याद रखना है, इनके चित्रकला के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। तो इन्होंने क्या काम किया था, अजंता की गुफा को बेटा, इन्होंने अजंता की गुफा को क्या काम किया था, इन्होंने अजंता की गुफाओं को अपने चित्रकला से क्या काम किया था, इसको गढ़वा डाला था पूरे। ये अजंता की गुफाएं कहाँ पर हैं बेटा, ये कहाँ पर हैं बच्चे, महाराष्ट्र में है। ये कहाँ पर हैं, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कह रहा है चांद बीबी किस राज्य से संबंधित है। चांद बीबी किस राज्य से संबंधित है बेटा, अहमदनगर और बीजापुर दोनों में शासक की है चांद बीबी। लेकिन बेटा ये पहले शासक थी कहाँ की, अहमदनगर की। चांद बीबी इकलौती औरत थी जिन्होंने दक्षिण भारत में अकबर की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया था। अकबर की अधीनता स्वीकार करने से इन्होंने मना कर दिया था, किसने, चांद बीबी ने। लेकिन बाद में क्या करेगा अकबर, चांद बीबी को पराजित कर कर अहमदनगर पर क्या कर लेगा बेटा, कब्जा। तो चांद बीबी कहाँ की शासक थी, ध्यान देना, चांद बीबी कहां की शासक थी, अहमदनगर की शासक थी। चांद बीबी कहां की शासक थी मित्र, अहमदनगर की शासक थी कौन, चांद बीबी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ध्यान देना, ये बीजापुर की भी शासक थी, लेकिन बीजापुर में ये सहायक
के रूप में काम किया था इन्होंने। जब इतिहास पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कह रहा भारत का दादा किसे कहा जाता है? भारत का दादा ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। आप इन्हें ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कह सकते हैं, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो इनका नाम है बेटा दादा भाई नौरोजी। क्या नाम है इनका? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को द ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। याद रख लेना बेटा, दादा भाई नौरोजी की एक पुस्तक है गरीबी और धन, गरीबी और धन निष्कासित सिद्धांत, गरीबी और धन निष्कासित सिद्धांत। बेटा यही वो व्यक्ति हैं, द पॉवर्टी अनब्रेस्ट रूल इन इंडिया, इस पुस्तक का नाम है। इन्होंने ही बेटा सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किया था। इन्होंने ही भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किया था। इन्होंने ही राष्ट्रीय आय की सर्वप्रथम क्या किया था? गणना किया था। गरीबी और धन निष्कासित सिद्धांत में किसको आधार बनाया था? इन्होंने बेटा कृषि को आधार बनाया था। किसको आधार बनाया था? इन्होंने कृषि को आधार बनाया था। इन्होंने अपने लिए किसको आधार बनाया था? कृषि को बेटा क्या बनाया था? इन्होंने आधार बनाया था अपनी किस पुस्तक में? गरीबी और धन निष्कासित सिद्धांत में। ध्यान देना बेटा, इन्हीं दादा भाई नौरोजी को मित्र, इन्हीं दादा भाई नौरोजी ने 1886 में जो कोलकाता का अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता किसका? कांग्रेस के कलकत्ता का जो अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किया था किसने? दादा भाई नौरोजी ने। और ये क्या माने जाते हैं? ये कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष माने जाते हैं। कौन? दादा भाई नौरोजी। कौन बेटा? दादा भाई नौरोजी प्रथम पारसी अध्यक्ष माने जाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में, अध्यक्षता के बारे में आपको याद रखना है, 1929 का बेटा एक अधिवेशन हुआ था जिसका नाम था लाहौर अधिवेशन। इसी में क्या काम किया गया था? इसी में पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। सर्वप्रथम इसी में पूर्ण स्वराज की क्या किया गया था? मांग किया गया था। आपको याद रखना है 26 जनवरी 1930 को यही क्या काम किया गया था? यहीं पर सर्वप्रथम यहीं पर बेटा क्या काम किया गया था? सर्वप्रथम तिरंगा फहराया गया था। किस नदी पर? रावी नदी पर। किस नदी पर मित्र? रावी नदी पर। और महात्मा गांधी के बारे में, गोपाल किस गोखले जान रहे हैं आप? ये कौन थे? ये महात्मा गांधी के क्या थे? गुरु थे। गोपाल किस गोखले ये महात्मा गांधी के गुरु थे। ध्यान देना बेटा, ये कैसे नेता थे? ये उदारवादी थे। कैसे थे बेटा? वह ये उदारवादी नेता थे। कौन? गोपाल किस गोखले। कैसे नेता थे? ये उदारवादी नेता थे। गांधी इन्हीं के विचारों से क्या थे? प्रभावित थे। और गांधी को इससे पहले वाले वीडियो में बहुत डिटेल में मैं आपको बता चुका हूं। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा संयुक्त राष्ट्र संघ में अगली राजदूत अस्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया? रुचुना कंबोजा। याद कर लीजिए दोस्त, रट्टा मान लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। इन्हें नियुक्त किया गया। किन्हें नियुक्त किया गया है? किन्हें नियुक्त किया गया है? किसे? रुचिरा कंबोजा को। किसे नियुक्त किया गया संयुक्त राष्ट्र संघ में? रुचिरा कंबोजा को। याद रखना है योनो का मुख्यालय कहां पर है? न्यूयॉर्क में है। कहां पर है दोस्त? न्यूयॉर्क में है। योनो का मुख्यालय कहां पर है? न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कहां पर है दोस्त? यूएसए में है। और ये न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है? याद रखना, हडसन नदी के किनारे। यूएसए की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। और ये किस नदी के किनारे है? वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे है? याद रखना, आपके यहां नदियों का तट दिया हुआ है। वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे है? पोटोमेका। कौन सी नदी है ये? पोटोमेका नदी है जहां पर वाशिंगटन डीसी क्या है? स्थित है। ध्यान देना, न्यूयॉर्क में ही स्थित है बेटा क्या? यूएनसी।
क्या स्थित है? यूएनसी, क्या? यूएनएससी, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का भी क्या है? यहीं पर स्थित है, मुख्यालय यहीं पर स्थित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखें। कह रहा मृत्यु दंड के मामले में क्षमादान अधिकार किसको है? मृत्युदंड के मामले में क्षमादान का अधिकार किसको है? तो बेटा ध्यान सुनना, मृत्युदंड, अगर आप मृत्युदंड की बात करें क्षमादान शक्तियां, तो अनुच्छेद 72 में बेटा, किसमें? अनुच्छेद 72 में, किसमें? अनुच्छेद 72 में, अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का उल्लेख है। किसमें? अनुच्छेद 72 में। कितनी क्षमादान शक्तियां हैं बेटा? किसके किसके विरुद्ध प्राप्त है? तो इन्हें क्षमादान शक्तियां बेटा सिविल न्यायालय, सिविल न्यायालय, सिविल न्यायालय के विरुद्ध प्राप्त है, सैन्य न्यायालय के विरुद्ध प्राप्त है, सैन्य न्यायालय के विरुद्ध प्राप्त है दोस्त। किसके विरुद्ध? सैन्य न्यायालय के विरुद्ध प्राप्त है दोस्त। और इसके साथ ही मृत्युदंड के विरुद्ध भी प्राप्त है। किसके? मृत्युदंड के भी विरुद्ध प्राप्त है। किसके? राष्ट्रपति को इसके तीनों के विरुद्ध क्षमादान शक्तियां क्या हैं? प्राप्त हैं। ध्यान देना दोस्त, इनको प्राप्त है क्षमादान शक्तियां। कितनी क्षमादान शक्तियां हैं? 5 बेटा। एक है क्षमा, एक है बेटा क्या? परिहार, क्षमा, परिहार, विराम, क्षमा, परिहार, विराम तथा लघुकरण। क्या है? लघुकरण। क्षमा, परिहार, विराम, लघुकरण, ये राष्ट्रपति की क्या है? क्षमादान शक्तियां हैं। क्षमा में मतलब क्या होता है? सजा को पूर्णतः माफ कर देना। इनमें फांसी की सजा को क्या कर देना? टाल देना। इसमें सजा की प्रकृति को क्या कर देना? बदल देना। सजा की प्रकृति को क्या कर देना दोस्त? बदल देना। राष्ट्रपति की क्या है? शक्तियां। ठीक से देखना बेटा, मुख्य न्यायाधीश, अगर आप प्रधानमंत्री की बात करें तो अनुच्छेद 74 और 75 में है। अनुच्छेद 74 में क्या है? अनुच्छेद 74 में और 75 में प्रधानमंत्री के पद का उल्लेख अनुच्छेद 74 में है। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस में है? नियुक्ति किस में है? 75 में। प्रधानमंत्री ही देश क्या क्या होता है? वास्तविक, प्रधानमंत्री ही क्या होता है? देश का वास्तविक शासक होता है। जबकि राष्ट्रपति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 52 में। और कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी किस पे दोस्त? अनुच्छेद 53 में। सुप्रीम कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट में 24(1) में, यही 24(1) कहता है, सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान देखें बेटा, अनुच्छेद 24(1) ये कहता है कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा, एक सुप्रीम कोर्ट होगा जो एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीशों से मिलकर क्या होगा? बना होगा। ध्यान देना मित्र, ध्यान देना मित्र, क्या? एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीशों से मिलकर क्या होगा? बना होगा। एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीशों से मिलकर ये क्या होगा दोस्त? बना होगा। ठीक है, लेकिन संसद इसकी संख्या को कौन? संसद बढ़ा सकती है, संसद बढ़ा सकती है, लेकिन कम नहीं कर सकती दोस्त। कितना? कम नहीं कर सकती। याद रख लेना दोस्त, कितना है वर्तमान में? 33 + 1 = 34 हैं। 33 + 1 बराबर क्या है? 34 न्यायाधीश इस समय हैं। ठीक है, आगे महान्यायवादी दोस्त, महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में कौन नियुक्त करता है? भारत का राष्ट्रपति। कौन? भारत का राष्ट्रपति। कौन नियुक्त करता है इसे? अनुच्छेद 76 के तहत, अनुच्छेद 76 के तहत एजी बेटा, यानी अटॉर्नी जनरल। अब ये अटॉर्नी जनरल की एजी की नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन बेटा? राष्ट्रपति। यही क्या होता है? यही भारत का
भारत का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। प्रथम विधिक अधिकारी होता है। क्या होता है ये? भारत का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। कौन? भारत का मुख्य महान्यायवादी। ये क्या होता है बेटा? ये भारत सरकार का क्या होता है? वकील होता है। क्या होता है? वकील। और क्या काम करता है? ये काम करता है क्या? भारत सरकार को क्या करता है? विधिक। क्या करता है? विधिक विधिक मामलों में क्या देता है? सलाह देता है। विधिक मामलों में क्या देता है? ये सलाह देता है। कौन? मुख्य। ये क्या? भारत का महान्यायवादी। ध्यान देना बेटा, महान्यायवादी होते हैं एक एजी, एक होते हैं एसजी और एक होते हैं एएजी, सॉलिसिटर एडिशनल जनरल। सॉलिसिटर जनरल ये होते हैं एक, और एक होते हैं बेटा एएसजी, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। ये होते हैं बेटा क्या? 4। ध्यान सुनना, ये बेटा क्या काम कर सकता है? ये सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई कर सकता है बच्चे, ये हाई कोर्ट में भी सुनवाई कर सकता है, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। लेकिन ये क्या काम करेंगे? ये हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनवाई करेंगे। और ये क्या काम करेंगे? केवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनवाई करेंगे। ये क्या होते हैं? ये एजी क्या होते हैं? एजी ये क्या होते हैं? अटॉर्नी जनरल। एसजी सॉलिसिटर जनरल और एएसजी एडिशनल सॉलिसिटर क्या होते हैं? जनरल होते हैं। ठीक है, इनको वही वेतन, ये संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई में भाग ले सकता है मित्र, लेकिन ये मतदान नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? कह रहा भारत के उच्चतम न्यायालय कि केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को निपटाने की शक्ति क्या कहलाती है बेटा? ये मौलिक शक्ति कहलाती है। अगर मैं आपसे सुप्रीम कोर्ट की शक्ति की बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां देख लीजिएगा बेटा। सुप्रीम कोर्ट की एक शक्ति होती है मौलिक शक्ति, या जिसे आप क्या कहते हैं? आरंभिक शक्ति। क्या? आरंभिक शक्ति। एक होती है बेटा रिट की शक्ति, एक होती है बेटा अपीलीय शक्ति। सुप्रीम कोर्ट ही होता है बेटा क्या? अभिलेख न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट ही क्या होता है? अभिलेख न्यायालय। और सुप्रीम कोर्ट ही बेटा क्या होता है? संघीय न्यायालय। यही दो राज्यों के बीच क्या करता है? विवादों का निपटारा। यही क्या करता है? दो राज्यों की विवादों का निपटारा। यही बेटा, यानी आरंभिक शक्ति, रीट शक्ति, अपीलीय शक्ति, अभिलेख न्यायालय और संघीय न्यायालय, ये सब के काम किसका है? और बेटा एक शक्ति और है क्या? न्यायिक पूर्णावलोकन की शक्ति। क्या? एक शक्ति और है जिसे क्या कहते हैं? न्यायिक पूर्णावलोकन। क्या कहते हैं? न्यायिक पूर्णावलोकन की शक्ति। न्यायिक पूर्णावलोकन की शक्ति, जिसे आप क्या कहते हैं? जुडिशियल रिव्यू। जिसे आप क्या कहते हैं बेटा? जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। ध्यान सुनिएगा, जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। जुडिशियल रिव्यू, जैसे कुछ अनुच्छेद आपको जब पॉलिटी पढ़ाऊंगा बेटा बताऊंगा, जैसे अनुच्छेद 13, आपको बताना है। आपसे एक कमेंट में एक सवाल है मेरा, आपको बताना है सुप्रीम कोर्ट को किस अनुच्छेद के तहत अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया है। फिर से सवाल पूछ रहा हूं, किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय बताया गया है? अभिलेख न्यायालय बताया गया है। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है सूर्य में ऊष्मा प्रकाश किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो बेटा न्यूक्लियर अपक्रिया द्वारा होती है। किसके? न्यूक्लियर अपक्रिया द्वारा। सूर्य में ऊष्मा प्रकाश किसके द्वारा होती है? न्यूक्लियर अपक्रिया द्वारा होती है। चलिए अगला सवाल, कह रहा प्राकृत पर घटना जो प्रदूषण के कारण हानिकारक बन जाती है यदि वह वैश्विक तापमान, पारिस्थितिकी संतुलन, पादप प्रभाव या मरुस्थल। जी बेटा, ग्रीन हाउस प्रभाव। जब कोई प्रदूषक क्या काम करे? ग्रीन हाउस प्रभाव पे क्या डाले? इफेक्ट डाले। ग्रीन हाउस प्रभाव में बेटा सबसे अधिक योगदान कौन करता है? तो जलवाष्प करता है। कौन करता है? जलवाष्प। लेकिन बेटा सबसे सक्रिय योगदान कौन करता है? सबसे सक्रिय योगदान कौन करता है? सबसे सक्रिय योगदान कौन करता है? ये करता है CO2। इसके अलावा ग्रीन हाउस प्रभाव वाली गैसें कौन सी हैं? तो CO2 है बेटा, और क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन
कार्बन मोनोऑक्साइड है। CFC है, क्या है? CFC भी है, क्या है? CFC भी है। तो सही जवाब क्या है बेटा? ग्रीन हाउस प्रभाव वाले गैसें। अगला सवाल देखिए, कह रहा अपघटकों में शामिल है। तो बेटा पहले आप ये जान लीजिए कि होता क्या है। एक होता है बेटा क्या? उत्पादक, उत्पादक। एक बेटा क्या होता है? उपभोक्ता पारिस्थितिकी तंत्र में। और एक क्या होता है बेटा? अपघटक। क्या होता है? अपघटक होता है। उत्पादक बेटा और उपभोक्ता की तरफ एक होता है बेटा प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता, प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता। एक होता है बेटा द्वितीयक श्रेणी का उपभोक्ता, द्वितीयक श्रेणी का उपभोक्ता। और एक होता है तृतीयक श्रेणी का उपभोक्ता। क्या होता है? तृतीयक श्रेणी का उपभोक्ता। आगे मित्र देख के सुनिए, जो केवल और केवल उत्पादक का सेवन करते हैं, जो केवल और केवल उत्पादक का सेवन करते हैं, उत्पादक, ये प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता। जो बेटा उत्पादक और इनको दोनों खा लें, ये होते हैं क्या? द्वितीयक। इन्हीं को आप कहते हैं क्या? सर्वाहारी। क्या कहते हैं? सर्वाहारी। जो प्राथमिक उत्पादक को भी खा ले, जो उत्पादक को भी खा ले और जो प्रथम उपभोक्ता को भी खा ले, ये क्या है? ये सर्वाहारी है। ध्यान देना बेटा, मानव द्वितीयक श्रेणी का उपभोक्ता ही माना जाता है। तृतीयक श्रेणी का उपभोक्ता किसे कहते हैं बेटा? शीर्ष मांसा, शीर्ष मांसाहारी। किसे? शीर्ष मांसाहारी को। शीर्ष मांसाहारी को क्या कहते हैं मित्र? शीर्ष मांसाहारी को कहते हैं क्या? तृतीयक उपभोक्ता। ठीक, ध्यान देना, पारिस्थितिकी तंत्र में इकोलॉजी सिस्टम है मित्र। जैसे जैसे आप उत्पादक से दूर जाओगे तैसे तैसे ऊर्जा का क्या होगा? ह्रास होगा। ऊर्जा का क्या होगा? ह्रास होगा। लैंडमार्क, लैंडमार्क एक व्यक्ति थे जिन्होंने बेटा ऊर्जा के 10% के ह्रास का क्या दिया है? नियम दिया है। ऊर्जा के 10% के ह्रास का क्या दिया है? नियम दिया हुआ है। तो सही जवाब क्या है बेटा? कह रहा अपघटक में शामिल है बैक्टीरिया, जीवाणु और फंगी कवक, ये दोनों बेटा। अपघटक क्या करते हैं बेटा? अपघटक होते क्या हैं? अपघटक बेटा क्या काम करते हैं? ये किसी चीजों का क्या डिकम्पोज कर देते हैं। ये मृत्योपभोगी होते हैं। मृत्योपभोगी मरे हुए चीजों को खाते हैं। क्या? मरे हुए चीजों को खाते हैं, डस्ट पार्टिकल को खाते हैं, मृत्योपभोगी कहलाते हैं क्या? अपघटक। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा प्रकाशीय भरित किसकी कमी के कारण होता है? प्रकाशीय भरित किसके कमी के कारण होता है? विटामिन, विटामिन B12, विटामिन B6 किसके कमी के कारण होता है बेटा? तो ये होता है विटामिन B6 के कारण होता है। एक बीमारी है, आपको जब पढ़ाया जाएगा तो वहां बताया जाएगा। आगे सुनिए, वह लवण जो जलीय अमोनिया विलय में घुलन हो जाता है कहलाता है। वह लवण जो जलीय अमोनिया विलय में घुलन हो जाता है वह कहलाता है बेटा, ये कहलाता है क्या? क्या कह रहा? अमोनिया जलीय बल, ये कहलाता है ये LaOCHO3 कहलाता है। आगे सुनिए, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक तंत्र विद्युत बिजली उत्पादित करता है? डायनमो। बस बेटा यही, विद्युत अभिलेख बल डायनमो। क्या कह रहा है? यांत्रिक विद्युत, यांत्रिक विद्युत बेटा, यंत्र विद्युत। ये क्या काम करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। कौन? डायनमो। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है बेटा। कौन? डायनमो। कह रहा भ्रंश का मुख्य कारण है, भ्रंश का मुख्य कारण है बेटा क्या? ज्वारीय सक्रियता। ध्यान देना, ज्वारीय सक्रियता भ्रंश का मुख्य कारण। भ्रंश क्या होता है बेटा? जैसे अगर आप कभी ठीक से मध्य प्रदेश को देखोगे, अगर कभी आप ऐसे मध्य प्रदेश को देख लोगे, मध्य प्रदेश को, तो बेटा यहाँ एक नदी बहती है ऐसे, यहाँ ऐसे एक पर्वत है बेटा, और यहाँ ऐसे एक पर्वत है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, इसको रिफ वैली भी कहते हैं। तो ये जो पर्वत श्रेणी है इसका नाम है विंध्य श्रेणी, विंध्य श्रेणी। और इसके नीचे जो श्रेणी है इसका नाम है सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी। और यहीं से यहाँ से एक नदी निकलती है इस साइड से, और इसका नाम क्या है मित्र? इसका नाम है नर्मदा। नर्मदा ज्वार नद मुख बनाती है, ज्वार नद मुख।
क्योंकि निक्षेपण करने का स्थान नहीं पाती है तो भ्रंश बनाती है। कहाँ गिरती है? अरब सागर में। इसके नीचे एक नदी आएगी जिसका नाम क्या होगा? ताप्ती या तापी होगा। ताप्ती या तापी होगा। चलिए ठीक है, तो ज्वारीय सक्रियता होता है। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है किसी राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत, किस राज्य में बेटा? ठीक है, किस राज्य में? तो भारत में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत किसमें है? मिजोरम में। लेकिन बेटा अगर पूछे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर, तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे अधिक वन कहां पर है? मध्य प्रदेश में। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे अधिक वन कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे अधिक वन कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। तथा परसेंटेज के आधार पर सबसे अधिक वन कहां पर है? मिजोरम में। सबसे कम वनों का क्षेत्रफल आपको कहां मिलेगा? हरियाणा में। यहां क्या मिलेगा? सबसे कम मिलेगा, सबसे कम मिलेगा, सबसे कम मिलेगा। चलिए, कह रहा धर्म के बारे में किसने कहा था कि जनता की अफीम है? हिटलर ने? मार्क्स, कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स ने कहा। निम्नलिखित अमेरिकी राष्ट्रपतियों में से किसने दास्ता गुलामी को समाप्त किया था? अब्राहम लिंकन ने। जिन्होंने कहा था, जिन्होंने कहा था क्या? जिन्होंने कहा था क्या? कुछ कहा था, क्या कहा था? डेमोक्रेसी फॉर द पीपुल, टू द पीपुल, बाय द पीपुल। ठीक है, आगे। निम्नलिखित में से किस चर परिश्रम में अरसास ने आर्थिक विकास की व्यवस्था का सिद्धांत दिया हुआ है? टीआरएस ने, डेविड रिकॉर्डर ने, एडम स्मिथ ने। बेटा किसने? एडम स्मिथ ने। इन्हीं को अरसास का क्या कहा जाता है? इन्हीं को बेटा कहा जाता है क्या? अरसास का पिता। इनको क्या कहा जाता है? अरसास का पिता कहा जाता है। आगे सुनिए। पूंजीगत वस्तु उन वस्तुओं को कहा जाता है, पूंजीगत वस्तु उन वस्तुओं को कहा जाता है किन्हें? और अधिक पूंजी एकत्रित करने के स्रोत के रूप में काम करती हैं, वस्तुओं के और अधिक उत्पादन की सहायता में काम करती हैं, मनुष्य की इच्छा को सीधे संतुष्ट कर देती हैं। बेटा बस वही पर क्या है? और अधिक पूंजी एकत्रित करने के स्रोत को रूप में क्या कर देती हैं? पैदा कर देती हैं। उन्हीं को पूंजीगत वस्तु कहा जाता है। अगला सवाल देखिए। कह रहा किसी अरसास की वृद्धि की दर किसके संदर्भ में मापी जाती है? प्रति व्यक्ति आय, औद्योगिक विकास। बेटा वास्तविक विकास किसमें नापी जाता है? प्रति व्यक्ति आय में। वास्तविक विकास किसमें नापा जाता है? प्रति व्यक्ति आय में। देखिए बेटा विकास दो प्रकार से होता है। एक होता है क्या? आर्थिक समृद्धि। आर्थिक समृद्धि, आर्थिक समृद्धि केवल मात्रात्मक विकास होता है, मात्रात्मक विकास होता है। जबकि बेटा आर्थिक विकास, आर्थिक विकास शब्द का यदि प्रयोग हुआ बच्चे तो ये मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों होता है। प्रति व्यक्ति आय क्या होता है? देश की कुल जनसंख्या, देश की कुल जनसंख्या, देश की कुल जनसंख्या, सॉरी देश की कुल राष्ट्रीय आय, देश की कुल राष्ट्रीय आय, देश की कुल राष्ट्रीय आय अपान कुल जनसंख्या, अपान कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या गुणे 100, ये होता है प्रति व्यक्ति आय। यानी प्रति व्यक्ति आय होता क्या है? एक औसत आय होता है। क्या होता है? एक औसत आय होता है। आगे देखिए, कह रहा 2011 की जनगणना के अंतिम रिपोर्टों के अनुसार भारत का लिंगा अनुपात कितना है? 943। कितना है बेटा? 943। लिंगा अनुपात 1000 पुरुषों पर, 1000 पुरुषों पर, 1000 पुरुषों पर स्त्रियों 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 की संख्या, 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की क्या संख्या, यही क्या कहलाता है? लिंगा अनुपात कहलाता है। चलिए, तो ये था आज का 20 क्वेश्चन, ये कंप्लीट हुआ। दोस्त 4 दिन मैं आपको क्लास नहीं दे पाया, इसके लिए फिर से आपके लिए क्षमा प्रार्थी है। वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास पढ़ाने वाला हूँ, बस इतना रिक्वेस्ट है क्लास को आप लोग शेयर करें। 20 मॉडल पेपर मैंने कहा था वो मैं आपको कराऊंगा। असल में कुछ व्यस्तता थोड़ा ज़्यादा हो गया था आपके लिए ही, असल में जहाँ हम लोग ये स्टूडियो सेट करने में लगे हुए हैं
तो थोड़ा काम ज़्यादा फैल गया है इस स्टूडियो को सेट करने में। तो मैं सोच रहा हूँ कि जब भी मैं आपके सामने आऊँ तो आपको क्वालिटी बेहतर मिले, कुछ भी आप मतलब कोई कमी ना रह जाए, उस प्रोफेशन में कोई कमी ना रह जाए, तो वो हम बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि लगातार करने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार करने का प्रयास कर रहे हैं, वो लगातार ठीक हो रहा है, सही हो रहा है। बहुत ही जल्द ये स्टूडियो सेटअप हो जाएगा। अभी ये सेटअप होने की दौर में है, तो लगातार हम सेटअप करने के प्रयास में लगे हुए हैं। 1-2 दिन का आप हमें समय और दीजिए और ये स्टूडियो आपको सेटअप हो जाएगा पूर्ण रूप से। और जैसे ही सेटअप होता है हम आपसे लाइव आते हैं। अगर लाइव 2 दिन तक नहीं आ पाया तो मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास रिकॉर्डिंग वीडियो देना चालू कर दूंगा। आपको 9 बजे वीडियो मिल जाएगा, प्रीमियर लग जाएगा एक दिन पहले ही, प्रीमियर लग जाएगा एक दिन पहले ही, और आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, अपने टाइम 9 बजे आप उसे देख सकते हैं, प्रीमियर लग जाएगा। मैं एक दिन पहले ही वीडियो को प्रीमियर लगा दूंगा, आप देख सकते हैं, आप लाइव चैट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मित्र, तब तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तब तक अपना और अपना हमेशा की तरह ख्याल रखें दोस्त, हमारे साथ जुड़े रहें। 9 ईयर्स की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। ठीक है, आने वाले समय में आप कुछ ऐसा कीजिए कि दुनिया फिर आपको क्या काम करे, आपको लोग ब्लॉक ना करें, आपको लोग सर्च करें। दोस्त, जहां लगे हुए हो वहां से बाहर आ जाओ, अपने पेपर पर क्या करो, ध्यान दो। तब तक के लिए मस्त रहो।